ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये धमाका सीरीज पार्ट 2 है जिसमें हम डीसी मशीन पे बात करेंगे। ठीक है, ये निम्मी असाइनमेंट है जो सेमेस्टर 3 का है, जिसमें लगभग 300 या 297 क्वेश्चन है। उनको हम स्टेप टू स्टेप कुछ कुछ क्वेश्चनों में बांट बांट के हम आपको ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये जो निम्मी की असाइनमेंट है, इसमें से हर साल और हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, क्योंकि ये निम्मी की असाइनमेंट है, निम्मी के द्वारा ही जारी किया गया है। और इस असाइनमेंट को आप लोग अगर पार्ट 2 अगर देख रहे हैं तो पार्ट 1 को भी देखें, जिससे आपको बेस आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 1 से 20 तक हमने पहले ही पार्ट 1 में आपको बता रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं। लिखा है, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को कोर को पटलित किया जाता है, यानी लेमिनेशन किया जाता है। ऐसा इन्होंने कह रखा है कि क्यों किया जाता है। तो पहला है ताम्र हानि को कम करने के लिए। देखो पटलित करेंगे, देखिए एक एक हम जितने भी ऑप्शन, उस ऑप्शन पे मैं एक एक ऑप्शन पे लगभग डिटेल चर्चा करता चलूँगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो जाएं। हर एक ऑप्शन पर लगभग मैं चर्चा करता रहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ताम्र हानि को कम करना। देखिए, जो आपकी ताम्र हानि होती है ये बैंडिंग के द्वारा बैंडिंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा का है घर्षण हानि कम करेगा। लेमिनेटेड करने से घर्षण हानि कम नहीं होगी। घर्षण हानि कम करने के लिए हम लोग अच्छे क्वालिटी की बेरिंग लगाएंगे और बेरिंग को हमेशा मेंटेन रखेंगे, उसमें ग्रीस का प्रयोग करते रहेंगे। रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉसेज। हिस्टेरिसिस लॉसेज जो आपका होता है ये कोर में होता है, और उस जो कोर ये डिपेंडेंट करता है कोर किस पदार्थ का या किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वां ऑप्शन नंबर डी। तो भंवर धारा हानि को कम करना। हाँ, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर के कोर को क्या करते हैं, पटलित करते हैं आर्मेचर कोर को। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया। इसी तरह एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को हम विश्लेषण करते चलेंगे। फिर है, व्हाई द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज लो, वेरी लो। मतलब डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। जाहिर सी बात है, अगर कम नहीं रहेगा प्रतिरोध तो क्या है, हमारा विद्युत वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बहुत अधिक होगा, और सही से मैग्नेटाइज कर जो फ्लक्स कट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 22 नंबर है। तो क्या है, आर्मेचर धारा कम करेंगे। बहुत कम क्यों है, आर्मेचर धारा बहुत कम करेंगे, मतलब इससे अब आर्मेचर धारा कम हो जाएगी। चलिए ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी है, यानी बहुत कम क्यों है, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है, रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारा क्या होता है, कम होता है अगर रेजिस्टेंस हमारे आर्मेचर का क्या हो, कम हो। ठीक है, कम वजन के लिए नहीं, वजन से तो कोई इसका लेना ही देना नहीं है। आर्मेचर तापमान कम करेगा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अगर कम नहीं रहेगा तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका आर्मेचर तापमान कम है ये भी होगा, लेकिन जब ये बी वाला ऑप्शन नहीं रहता तो ऑप्शन ए डी आप मार सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी हीटमा किसमें निर्भर करती है, I² R पे निर्भर करती है। ठीक है, हीट, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है, कम करता है। देखिए हिंदी में आप जो इसका ट्रांसलेशन हुआ कभी कभी समझ नहीं आता है तो कोशिश करें इंग्लिश से ही आंसर दें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को ही आयोग द्वारा सही माना जाता है अगर कोई त्रुटि होती है, अदर ये हिंदी वाले को, हिंदी वर्जन को नहीं। ठीक है, हिंदी को बस समझने के लिए रखें, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में कोशिश करें आंसर दें। वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। मतलब क्यों आपकी डीसी जनरेटर घड़ी की दिशा में चलती है, मतलब इस दिशा में क्यों हमेशा चलती है, ऐसे ऐसे करके हमेशा इसका दिशा क्यों रहता है, इन्होंने इसके बारे में पूछा है। तो ब्रश के नुकसान को बचाने के लिए नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है ब्रश का नुकसान, क्योंकि जो ब्रशेस आप है जो कम्यूटेटर से टच करेगा तो ब्रश का नुकसान होना तय है, कम हो ज़्यादा हो लेकिन होना तय है। लिखा है अवशिष्ट चुंबक। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा, प्रोटेक्टिंग द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबक की रक्षा के लिए। क्योंकि अगर आपके मशीन में अगर अवशिष्ट चुंबक नहीं है तो आपकी जो मशीन है डीसी वोल्टेज नहीं बनाएगी। ठीक है, उसके लिए आप सेपरेटली एक्साइटेड
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी स्रोत उसके फील्ड में दें, नहीं तो उसके अंदर ही जो रेजिडुअल मैग्नेट है उसी से हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स बना के कट करके विद्युत को जनरेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। अगर बार बार अगर आपकी अगर रोटेशन गति हमेशा चेंज होती रहेगी तो अवशिष्ट चुंबक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये याद रखिएगा, बार बार रोटेशन अगर चेंज होगा तो। ठीक है। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर डी ए लिखा है जनरेटर अतिभार करने से बचे नहीं। अगर रोटेशन अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो ओवरलोड से क्या मतलब है, ओवरलोड तो हम उसके ऊपर वोल्टेज से लेते हैं। अगर डीसी अगर जनरेटर है तो वोल्टेज लेके हम करते हैं उसको लोड डाल के। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए निम्मी का असाइनमेंट है, ये निम्मी का असाइनमेंट है। देखिए 47 पेज, उनमें चौथा पेज हम विश्लेषण कर रहे हैं। निम्मी का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है। Why compensating winding is the provided in the large DC जनरेटर? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसके बारे में मैं डिटेल से एक अलग से इसमें ऐड किया हुआ हूँ, उसके बारे में आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, कि क्यों किया जाती है और कहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। उसके नीचे एक पीडीएफ है। ठीक है, जिसमें कि ये मान लीजिए आपका आर्मेचर है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपके पोल पे किए जाते हैं। ठीक है, फील्ड पे किए जाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं नीचे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे क्या होती है। अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, और तीसरा दिया गया है कि आर्मेचर प्रक्रिया को प्रभाव बेअसर करने के, जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। ऐसे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी होगा, क्योंकि आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रभाव यानी न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के लिए हम लोग ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं, जिससे हमारा स्मूथली हमारा क्या हो, कम्यूटेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो कम्यूटेशन अच्छे से प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो वोल्टेज हमारा जनरेशन अच्छा होगा और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है, 25 नंबर है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल द बुल्ड अप वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि आपकी जो डीसी जनरेटर है वोल्टेज निर्माण करने में क्यों फेल मार जाती है, यानी विफल हो जाती है। ढीले ब्रश संयोजन से, चलते देखते हैं क्या होता है ढीले ब्रश संयोजन से। लेकिन जब वोल्टेज निर्माण करेगा तो ब्रश बाहर कर, ब्रश से कोई से मतलब नहीं है, ब्रश तो बस उसे मतलब कि इकट्ठा करके बाहर भेजता है, तो ब्रश का इसमें कोई रोल नहीं होगा विफल बनाने के लिए। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, कुछ यहाँ तक हो, इसको हम मान सकते हैं। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो, या प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चला। देखिए रेटेड गति से ऊपर चलेगा ताकि वोल्टेज ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी गलत है। अब बच गए बी और सी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक हो या फील्ड क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी पे हमारा इशारा जाएगा कि फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी जो क्रांतिक प्रतिरोध से अगर ऊपर फील्ड रेजिस्टेंस हो जाता है तो वोल्टेज हमारा बनाना क्या हो जाता है, विफल कर देता है एक जनरेटर। 26 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इज द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। जनरेटर का क्या नाम है यदि उसका क्षेत्र यानी फील्ड आर्मेचर समांतर में जुड़ा हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी करा रखे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और था, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा क्योंकि वो वाला आपका शंट फील्ड था। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हो रही थी, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने पूछ रखा है। तो जब जनरेटर का क्या होगा, जो कौन सा होगा जिससे जनरेटर नाम क्षेत्र में जुड़ा होगा, समांतर में जुड़ा होगा, तो होता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर आपका यही होता है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका कार्बन ब्रश है, और यहाँ से आप लाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड इसके बीच में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यही तो होता है आपका फील्ड, आपको हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई से प्रदान कर देंगे। तो ये आर्मेचर के पैरेलल में क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा जनरेटर कहलाता है, शंट जनरेटर कहलाता है। ठीक है, आगे 27 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल स्विच इन डीसी जनरेटर। पोल स्विच का निर्माण हम लोग डीसी जनरेटर में क्यों करते हैं, कुछ पूछने का तात्पर्य ये है। तो एयर गैप को कम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, ये कुछ हो सकता है लेकिन सही परफेक्टली नहीं है। सी है मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस,
ये भी नहीं हो सकता है। डी है स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्म इन द एयर गैप, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स क्या करना, फैलाना। बहुत सही, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि जब ये आर्मेचर है और जब ऐसे ही क्या होता है आपका पोल शू बना होता है, अब बहुत ही आर्मेचर से बहुत एकदम लगा होता है, ठीक है, और बहुत कम एयर गैप रखा जाता है, क्योंकि एयर गैप हम रखेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगा, हानियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो बहुत कम एयर रखा जाता है, एयर गैप रखा जाता है और इसे इसी में घुमाया जाता है। जो पोल शूज होता है, जो फ्लक्स होता है, उसे चारों ओर बराबर क्या होता है, फैलाता है, ठीक है। तो सेपरेट द स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्म इन द एयर गैप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 28 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। या डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है, यानी स्लिप रिंग का कार्य पूछ रहा है। तो देखिए, जब हम किसी भी मोटर में जब स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं तो एसी प्रदान करता है, आउटपुट देता है। जब कम्यूटेटर डालते हैं तो पल्सेटिंग डीसी यानी डीसी स्रोत डीसी हमें अप्लाई करता है। तो देखिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए डीसी स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। फिर इसके बारे में 28 क्वेश्चन पूछने के बाद मैं इसके जो डिटेल बता देता हूँ। एक दिशा में कलेक्टेड द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप कम करता है, या रेटेड तुलना में टर्मिनल को क्या करता है, रखता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर आप देख के एक बार सोच के जरूर जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इन दोनों में धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। जी, धारा को क्या करता है, एक दिशा में एकत्र करता है और बाहर भेजता है, ठीक है। तो स्लिप रिंग का यही काम होता है, सेम कम्यूटेटर का काम यही होता है, लेकिन कम्यूटेटर हमारा डीसी सप्लाई आउटपुट प्रदान करता है और स्लिप रिंग एसी, ठीक है। ऊपर का एक हम लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस क्यों कम रखा जाता है आपके आर्मेचर का, उसके बारे में अब डिटेल है जो हमने विकिपीडिया से लिया हुआ है। देयर नीड टू सफिशिएंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस विद इन द फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेड द करंट डिफरेंट बिहेवियर नेसेसरी द आर्मेचर रेजिस्टेंस लो बिकॉज, वही क्वेश्चन ऊपर का, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज लो बिकॉज द डीसी जनरेटिंग एक्साइटिव करंट एंड डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस के से डिक्रीज द जनरेटर परफॉर्मेंस। यानी रेजिस्टेंस, अगर आर्मेचर के आपका रेजिस्टेंस हाई है तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि लॉसेस आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा, कम प्रदान मिलेगा, यानी कम आपका आउटपुट प्रदान करेगा, ठीक है। अब हम 29 नंबर बात करेंगे। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए, बेसिकली आप पढ़ते होंगे, आप ITI में जब पढ़ रहे होंगे तो बेसिकली आपको ये बताया गया होगा कि ब्रश आपका नॉर्मली किसका बना होता है। तो सीधे आदमी कोई भी नॉर्मली इंस्ट्रक्टर चाहे कोई भी कह देता है कि आप कार्बन का ब्रश यूज करते हैं। जाहिर सी बात, हम कार्बन का ही ब्रश यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ कई चीज़ मिला हुआ है। पहला स्टील ग्रेफाइट, गलत। दूसरा कार्बन और ग्रेफाइट छोड़ते हैं। ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, ये भी नहीं हो सकता है ब्रश के लिए। एल्युमिनियम और ग्रेफाइट, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन का एक अप्रूव ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के अंदर एक और गुण होता है, वो मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, स्नेहक होता है, जो कि हमारे जो कम्यूटेटर और जो कार्बन ब्रश, जिस कम्यूटेटर में जब ये ब्रश लगता है तो क्या एक स्नेहक का काम ये करता है हमारा ग्रेफाइट, और साथ में ये धारा का सुचालक भी होता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल में लीड लगी होती है वो मुलायम होती है, आप देखते होंगे हाथ में जब थोड़ा सा कहीं बेंच डेस्क पे रगड़ेंगे और जब उस पर उंगली से जब आप लगाते हैं तो हाथ में आपको मुलायम सा फील होगा ग्रेफाइट। तो मेन लुब्रिकेशन के लिए हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं कार्बन के साथ, ठीक है, जनरेटर ब्रश बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता चला बी नंबर क्वेश्चन होगा 29 का। 30 है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देता है, मतलब कोई रेजिडुअल मैग्नेट। आगे भी क्वेश्चन ऐसा इसने ऊपर पूछ रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बस घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आप डीसी मोटर का या डीसी मशीन का आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक तो खो देती है, भार में भारी शॉर्ट सर्किट, ये हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते यही हमारा कंफर्म होगा, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेट है। फिर
रनिंग विथआउट लोड करेंटली, बिना लोड के लगातार चलना, ऐसा कुछ नहीं है, गलत। बिना रुके लगातार चलना, ये भी कैसा गलत है, गलत। फिर दिया है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, हाँ। चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी बार बार अगर आपके मोटर की दिशा चेंज होती रहेगी तो आपका रेजिडुअल मैग्नेट क्या हो जाता है, खो जाता है। ऊपर इसने क्वेश्चन पूछ रखा था कि हम क्यों हमारा जो भी मोटर जो भी हमारा डीसी जनरेटर है उसकी दिशा क्लॉकवाइज क्यों रखी जाती है, क्यों, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था रेजिडुअल मैग्नेट के कारण, और यहीं यहाँ पे क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया है, नीचे वही पूछ दिया है, रोटेशन अक्सर बदलती रहती है, तो वहाँ क्लॉकवाइज क्वेश्चन में था, तो यहाँ रोटेशन को क्या कर दिया है, नीचे रख दिया है, ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है तो डीसी के अवशिष्ट चुंबक क्या हो जाते हैं, हमेशा पोल चेंज होने की वजह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 31 नंबर है जनरेटर, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थॉट योक एंड पोल इन जनरेटर। एक जनरेटर में योक यानी जो उसकी फ्रेम या बॉडी बनी होती है योक, और ध्रुव के माध्यम से ध्रुव यानी पोल आपके जो बने होते हैं, चाहे 4 पोल 6 पोल 8 पोल जितने भी बने होते हैं, तो चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, चुंबकीय सर्किट कैसे आपका पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे क्षेत्र कुंडली, बहुत देखिए बारीकी से इन्होंने सवाल पूछ रखा है, बहुत ही बारीकी से सवाल पूछ रखा है। क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित पोल कोर, या आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर। एक बार जरूर सोच के देखिए क्या हो सकता है आपका ये आंसर। तो 31 का आपका आंसर होगा आर्मेचर कोर। ठीक है, जनरेटर योग ध्रुव के माध्यम से जो चुंबकीय सर्किट क्या पूरा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा होगा। आप तो अगर आपने डीपली नहीं नॉलेज होगा तो आप कहेंगे पटलित कोर के द्वारा, पोल कोर के द्वारा, आप समझेंगे हमने सही मार के आया, यहाँ आपका 1 नंबर कट के पीछे हो गए यहाँ। तो आर्मेचर कोर आपका आंसर होगा। निम्न असाइनमेंट आप पूरा अगर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो 100% दावा है कि आप ITI या कोई भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर है व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इन लोड इंक्रीज इन डीसी जनरेटर। किसी डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। इन्होंने पूछा है कि अगर टर्मिनल वोल्टेज हम डालते हैं तो उसका जब किसी भी डीसी जनरेटर पे अगर मान लीजिए हम उससे आउटपुट लोड ले रहे हैं, जब ज़्यादा लोड डालते हैं उसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो जाता है, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज क्यों गिर जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से, आर्मेचर प्रतिरोध की वृद्धि से, या वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाता है, या शंट फील्ड प्रेरक की वृद्धि कारण से। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर भी, जो 32 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है आप किसके कारण हो जाता है, आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव से। आपने पीछे भी यही क्वेश्चन हमने एक बार और बताया था। ठीक है, पीछे भी हमारा क्वेश्चन था बिकॉज द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रक्रिया क्या हो जाती है, आपका प्रभाव कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। इसीलिए आर्मेचर पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस रखते हैं। पीछे भी हमने पढ़ रखा था। 33 है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन यानी लंबे दूरी के लिए हम लोग कौन से प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का प्रयोग करेंगे, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करेंगे, इन्होंने ऐसे पूछ रखा। शंट जनरेटर नहीं, शंट जनरेटर का बेसिकली काम हम किस लिए लेते हैं, बैटरी चार्जिंग में। सीरीज जनरेटर को हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि ये बूस्टर की तरह होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देता है, लोड डाल के रखा जाता है। फिर दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदी जनरेटर नहीं, क्योंकि विभेदी जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, डिफरेंशियल जनरेटर का, जहाँ पे हमें लोड जैसे टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरता है, जैसे हमारा हो गया आपका बेल्डिंग कार्य के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचाई यौगिक जनरेटर जो होता है लंबे दूरी के लिए आपका परफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 33 का आपका यही होगा। ठीक है, आगे है, सॉरी दोस्तों ये आगे पीछे हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, 33 नंबर से हम हैं 33 पे, 33 हो चुका है। अब 34 है
विच मैथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर, या डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका डीसी जनरेटर जो होता है, जो जैसे बहुत दिन तक रख देते हैं या बार बार यूज करते हैं नमी वाले स्थान पे, तो उसके बैंडिंग में क्या होता है, कुछ नमी आ जाती है जिससे इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है आपका गिर जाता है। तो बैंडिंग के बारे में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा रिप्लेस द ब्रश फ्रिक्वेंटली, बार बार आपका ब्रश बदलने से इससे आपकी कभी नमी दूर नहीं होगी। समय समय पर मशीन को गर्म करना, समय समय पर मशीन को आप गर्म नहीं कर सकते हैं। क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, नियमित कम्यूटर सेगमेंट की सफाई करने से भी आप नमी को दूर नहीं भगा सकते हैं। फिर पूछा ब्लो हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, ये आपका सही होगा। ये अगर विवेक से अपना लगाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। रख रखाव के दौरान मशीन में क्या करना, गर्म हवा का झोंका देना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन अब्सेंट ऑफ रिजुअल मैग्नेटिक, अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। मतलब अवशिष्ट चुंबक के अभाव में कौन सा जनरेटर है जो क्या होगा हमारा डीसी पैदा कर सकता है। तो बस वही एक ही जनरेटर हो सकता है, कौन है, सेपरेटली एक्साइटेड। शंट जनरेटर नहीं होता, इसमें रिजुअल मैग्नेट होता है, सीरीज में भी होता है, लेकिन जो भी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड होगा, देखिए ऑप्शन नीचे होगा, सेपरेटली एक्साइटेड होगा वही जनरेटर रिजुअल मैग्नेट के बिना वो क्या करेगा, आपका सप्लाई जनरेट कर सकता है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है ये, लेकिन पार्ट धमाका सीरीज पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में, इसमें क्या किया था, उसने सर्किट डायग्राम दे दी थी, एक जनरेटर सेट का सर्किट डायग्राम दे देते थे, पूछा था ये कौन सा जनरेटर है, तो आप ये था क्या था, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। फिर इन्होंने फिर वही सवाल पूछ रखा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, तो ऊपर के जो इस वाले पेज में जो क्वेश्चन थे उसके कुछ डिटेल्स मैं नीचे रखा हूँ। ठीक है, जो अच्छे से आपको समझ में आए और आपका बेसिक जो है डीसी जनरेटर का क्लियर हो जाए। देखिए ये होता है कार्बन ब्रश। ठीक है, छोटे छोटे मशीनें, जैसे आपकी ये कार्बन ब्रश कहाँ लगा रहेगा आपके, जैसे कि आपके घर पे ड्रिल मशीन होगा, आपके घर पे घरेलू जो मिक्सर होता है, वैसे भी उसमें भी ये आपका लगा होता है कार्बन ब्रश। ठीक है, तो ये कार्बन ब्रश ख़राब हो जाता है तो इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, ये स्प्रिंग होता है जो इस पर क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है किसके ऊपर, कार्बन ब्रश के ऊपर, कि वो कम्यूटेटर से बराबर में क्या बना हो, दूरी मतलब बराबर उसमें चिपका रहे और आउटपुट प्रदान मतलब की धारा एकत्र करके बाहर प्रदान करता रहे। और ये आपका होता है ये होता है एल्युमिनियम की वायर, कापर की वायर लगी होती है, जिससे कि ये आसानी से धारा को बाहर निकाल सके। ठीक है, टर्मिनल पर वोल्टेज दे सके। देखिए इसके बारे में पूछे क्या, ब्रश आर कार्बन ब्रश इज द इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट विच कंडक्टर करंट बिटवीन शॉर्टली वायर द मूविंग पार्ट मोस्ट कॉमनली इन द रोटेटिंग शाफ्ट, यानी रोटेटिंग शाफ्ट जहाँ होता है वहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर जनरेटर के लिए है, अल्टरनेटर के लिए है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा अलग से उत्तेजित जनरेटर, वही सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होता है उसे अलग से उत्तेजित जनरेटर भी कहा जाता है। फिर आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपको पता होगा तो आपको याद आ जाएगा हाँ मैंने क्या कहा था। आर्क वेल्डिंग यानी जहाँ वेल्डिंग मशीन होती है वहाँ पे हम लोग कौन सा जनरेटर यूज करने के लिए कह रहे हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ये होता है जो हमें आसानी से हम वेल्डिंग में काम में यूज कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में तरंग यानी वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है। कम धारा कम वोल्टेज। देखिए जो डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग होती है इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है, सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है और लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज लो करंट, क्योंकि ये सीरीज वाइंडिंग है। और जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग ये आपकी होती है पैरेलल वाइंडिंग। ठीक है, इसमें पैरेलल पाथों की संख्या क्या होता है, अधिक होती है। ये हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है लैप वाइंडिंग, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा वेव वाइंडिंग क्या होता है, उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए। तो देखिए उच्च धारा उच्च वोल्टेज डी गलत हो गया, लो करंट हाई वोल्टेज, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है और अदरवाइज सब गलत है। इतना याद रखिएगा, वो आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? प्रयुक्त प्रतिरोध का तार का उद्देश्य क्या होता है? 38 नंबर है जो दिखा नियत वोल्टेज बनाए रखना। फिर पूछा शून्य स्थैतिक रूप में प्रेरित ईएमएफ या इंक्रीवर द स्टैटिक यानी स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाना। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर ऊपर हम आते हैं, देखते हैं लास्ट वाला क्या ऑप्शन दिया है। ऊपर दिया है स्मूथ रिवेबल द करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा को आसानी से पलटना। धारा की दिशा क्या करना, आसानी से पलटने के लिए हम लोग पलटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो हम आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिससे कि आपको पता होगा, आपको घरेलू मिक्सी जो होती है, देखते हैं आप बस बटन के द्वारा उसकी स्पीड क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस तो द रिड्यूस द कापर लॉस, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को कम करने के लिए, या चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये होता है कि तांबे के नुकसान को कम करने की, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो पोल शूज होता है उस पर कोई भी उसके ऊपर बैंडिंग होती है। पोल शूज आपका कापर का बना ये पत्तियों का बना होता है, ठीक है। देखिए मैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती है, पत्तियों के ये भी बने होते हैं आपके पोल शू हैं जो, ठीक है। ये भी गलत है। और ठोस आकार के भी पोल शू आपके बनाए जाते हैं जो आसानी से मैग्नेट बना सकें। अवशिष्ट चुंबक बढ़ाने के लिए भी गलत हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबक कम करने के लिए। लेकिन डी है चुंबक पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है। रिलेक्टेंस यानी जो चुंबक जो आपका मैग्नेटाइज है, जो मैग्नेट है बहुत अच्छा बने और मैग्नेट के बीच में कोई प्रतिरोध ना हो, इसलिए ज़्यादातर ठोस प्रकार के आपके बनाए जाते हैं आपके डीसी जनरेटर के पोल शू, ठीक है। सिलिकॉन पत्तियों का नहीं, ज़्यादातर इसका क्या क्या मतलब ठोस का बनाया जाता है जिससे कि मैग्नेट बहुत अच्छे से बने, ठीक है। मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ठोस बनाया जाता है कि मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा इसका रहे। विच मेटल यूज द मेक द लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के किस धातु का प्रयोग करते हैं? बड़ी क्षमता सबसे छोटी मशीनें जो होते हैं उसका बनता है एल्युमिनियम एलॉय, फिर उससे बड़ी का बनता है ढलवा लोहा का, इसी तरह आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ढलवा लोहा, लेकिन बड़ी मशीन है तो गलत हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन का बन नहीं सकता है, एल्युमिनियम का आपका नहीं बनेगा, एल्युमिनियम एलॉय का बनता है छोटी मशीनों का, ठीक है, बहुत छोटी जो मशीनें होती हैं। देखिए यहाँ पर होता है रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील का हम लोग बनाते हैं किसका, डीसी मशीन के जनरेटर के योग को जो बनाते हैं रोलेड स्टील का बनाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मशीनें होती हैं और हाई पावर की होती हैं। इस पेज को ख़त्म करते हैं, तो इस पेज पे जितने हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, फिर जाके आगे से नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। 41 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग ऑफ इन ए डीसी जनरेटर, यानी ये तो क्वेश्चन लगभग लग रहा रिपीटेड हो चुका है। यानी डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या है? लगातार आउटपुट आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना, या विपरीत दिशा में आउटपुट करना, या परवर्ती कंडक्टर के आउटपुट एकत्र करना। बहुत अच्छी, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। 41 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी। और एक दिशा में आउटपुट बनाए रखना, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन बी और डी में, क्योंकि जो जहाँ पे भी स्लिपरिंग लगता है वहाँ पे हमारा प्रति आउटपुट एकत्र होता है, हमको एसी पर मिलता है, लेकिन आयोग ने इसको किसको माना, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, मतलब एक दिशा में आउटपुट बनाता, आयोग ने बी को मारा है, ठीक है। और अगर हम कहें तो हम तो कहेंगे, हम तो यही पढ़ते आएंगे स्लिपरिंग का हम प्रयोग करते किसके लिए, एसी धारा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या दिया है, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, अपरिवर्तित कंडक्टर में आउटपुट एकत्र करना, ठीक है। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन दिया है। 42 नंबर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे विच
विच टाइप ऑफ वोल्टेज इन इंड्यूस द डायमेकली ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गति रूप में प्रेरित होता है। 42 नंबर क्वेश्चन में इसे छोड़ के रखता हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा 42 नंबर का आंसर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है 42 का। ठीक है, 42 का 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं और 2 ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हैं प्रवृत्ति धारा, प्रत्यक्ष धारा, वोल्टेज। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में बता देता हूँ, ये होता है आपका पोल शू। ठीक है, ये बोलता है पोल शू। देखिए इलेमिनेटेड पोल शू होता है आगे, और ये आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। देखिए मैंने, देखिए ये होता है आपका लेमिनेटेड कोर होता है, पोल शू लेमिनेटेड होता है, ये आपका सॉलिड होता है। ठीक है, रिविट के द्वारा इसे कसा जाता है, सेक्शन फील्ड ऑफ कॉइल यानी फील्ड का कॉइल हो जाता है। ठीक है, ये होता है पोल शू। ऐसा ऐसे क्वेश्चन भी बना के पूछ देता है आयोग कि ये क्या है, तो ये आपका पोल सी है, पोल शू है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में।